सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। 2023 में कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है। 2023 में कांग्रेस से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। मोदी के आभा मंडल से बीजेपी को जीत मिलेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों ही चुनावों में पार्टी जीत दर्ज करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। सर, आज यहाँ पे कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो गृह मंत्री जेपी नड्डा साहब ने क्या दिया? क्योंकि 2023 को कह चुके एक बड़ी चुनौती, इसी के बाद 2024 हम जीत पाएंगे। नड्डा जी का गृह मंत्र है संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2023 चुनौती है मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं। स्पष्ट 24-23 जितने भी हैं उनका आभा मंडल के प्रकाश में सभी दमक रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 2023 कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी के आभा मंडल के आगे सब बौने हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2023 में कांग्रेस हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और इसको लेकर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ टाइम जुड़े हैं। जितेंद्र, चुनावी साल है, मुझे लगता है इस तरह के बयान हर पार्टी की तरफ से आएंगे, लेकिन बड़ी बात गृह मंत्री ने कह दी है कि मोदी जी के आभा मंडल से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और यही बात है कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है उसी को ध्यान में रखते हुए आगामी जो चुनाव है उसकी रणनीति तय की जाएगी, उसमें जीत भी उन्होंने होना सुनिश्चित बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उन्होंने भी ये बात साफ तौर पर कही है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसमें कॉन्फिडेंस से लिवरेज बताया गया। मगर जमीनी स्तर पर जब चुनाव होते हैं तब दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने होते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी से इस बार मैदान में उतरेगी। चलिए देखना होगा कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शुक्रिया आपका फिलहाल जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से गृह मंत्री का बयान सामने आया, उसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं, आगे भी इस पर चर्चा। लेकिन इससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। एमपी के चुनावी रणनीति पर आज मंथन होना है। सीएम शिवराज समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है, गृह मंत्री का बयान आपको बता रहे थे कि जीत दर्ज करेगी पार्टी, और इसी के मद्देनजर आगामी चुनावी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर मध्य प्रदेश में क्या फोकस रहेगा बीजेपी का, इस पर सबसे ज्यादा मंथन। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी, तमाम दिग्गज नेता अगर मौजूद होंगे तो आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति तय की जाएगी। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। थिंक 20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दुनिया भर से 300 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आज भी कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कल पहला दिन थिंक 20 कार्यक्रम का। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी बातें प्रकृति को लेकर कही। आज भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम में बातचीत होगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। सर्द हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश का हाल बेहाल, शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश है। दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन, राजगढ़, दतिया समेत कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरा है। भोपाल में पारा 20 डिग्री पहुंच गया, जबकि इंदौर में 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि 4 डिग्री सामान्य से कम रहा है। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा तापमान गिरा, यहाँ पर 21 डिग्री दर्ज हुआ तापमान, सामान्य से 5 डिग्री गिरा। और इस तरह की स्थिति अलग अलग जिलों की भी है। शीतलहर से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। बर्फबारी के चलते सर्द हवाओं का सख्त असर देखने को मिल रहा है। तो माना जा रहा है कि आगे चलकर अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने इस तरह से जानकारी दी है
कि आगे चलकर शीतलहर का कहर इसी तरह से मध्य प्रदेश में पड़ेगा। आगामी 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अलग अलग जिलों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहां कितना तापमान है, कितनी गिरावट सामान्य से इस तापमान में दर्ज की गई है। इधर आगर मालवा में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार गिरते पाले की वजह से यहां पर आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गरीब तबके के लोग जो रोज कमाने खाने के लिए निकलते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल जिले में 5 डिग्री तापमान बना हुआ है। तो आगर मालवा की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है, इस वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। उत्तर भारत से आने वाली 13 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। दिल्ली पंजाब से आने वाली गाड़ियां भी 18 घंटे देरी से चल रही हैं। और आपको बता दें कि पुरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से आई है ग्वालियर में। नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं 6 घंटे की देरी देखने को मिल रही है। विशाखापट्टनम नई दिल्ली 3.5 घंटे की देरी से गुजरी है। ये तमाम ट्रेनें आपको बता रहे हैं जिनके समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वजह कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक और सीधा असर अन्य यातायात साधनों पर भी पड़ रहा है। चलिए, अलग अलग जिलों की हमने आपको स्थिति बताई है। शाजापुर के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी सुनील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुनील, शाजापुर को लेकर क्या कुछ बातें मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जारी हुई हैं? क्या कोई राहत अभी सर्दी से? सर्दी पड़ रही है और इस अत्यधिक ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरीके प्रभावित है। यहाँ पर तापमान जो है वो 5 डिग्री के नीचे चला गया है, जबकि कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। उसके बावजूद शाजापुर की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर तापमान काफ़ी नीचे जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। और जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही है, उसके बाद जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए आज कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया है। तो लगातार तापमान में कमी के चलते जनजीवन प्रभावित है। सुबह के वक्त अधिकांश लोग घरों में दुबके हुए हैं। जो लोग बाहर हैं वो भी अलाव जलाकर खुद को घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का तापमान नीचे की तरफ बना रहेगा और उसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल सुनील, बड़ी बात यह भी कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर शाजापुर में क्या हालत है इसका भी जिक्र करना जरूरी, क्योंकि डेली वेज वर्कर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जो सुबह उठते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ठोर ठिकाना ढूंढते हैं। सुनील, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था वहां पर? देखिए अवंतिका, जब भी ठंड की शुरुआत होती है जिला प्रशासन अपनी तरफ से दावा करता है कि ठंड को लेकर कई इंतजाम है। इसमें 2 चीज़ें साफ है कि नगर पालिका का अपना एक रेन बसेरा है, रैन बसेरा बना हुआ है। पिछले दिनों हमने एक रियलिटी चेक किया था जिसमें रेन बसेरा जो है वो लगभग पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। कुछ लोग जो है वो खुले में बस स्टॉप के नज़दीक रात बिताने को मजबूर थे। लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके रुकने के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था भी है। इसके अलावा जगह जगह अलाव जलाने के लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर लकड़ियां दी जाती, लेकिन इस बार वो भी देखने में नहीं मिला है। तो जिला प्रशासन के इंतजाम तो नाकाफी है ठंड को देखते हुए। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उनकी तरफ से माकूल इंतजाम है कि लोग इस ठंड से बचे। हालांकि अवंती का सबसे राहत भरी बात तो ये थी कि दिसंबर का शुरुआती महीना जो था वो लोगों के लिए बिना ठंड के गुजर गया और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही जनवरी आई और जैसे ही दूसरा सप्ताह आया उसके बाद ठंड ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है।
तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रशासन के अपने दावे हैं, लोगों की अपनी परेशानियां हैं और ये सर्दी अब लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल सुनील, बड़ी बात यह भी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ने लगती है। मुझे लगता है प्रशासन ने इस ओर भी इंतजाम किया होगा। शुक्रिया आपका सुनील, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद उपभोक्ता सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। बावजूद इसके विद्युत कंपनियों ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर बिजली की दरें बढ़ाने की बात फिर से मांग की है। लेकिन बिजली के जानकारों का दावा है कि मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने के बजाय 10% कम हो सकते हैं। जबलपुर के बिजली के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दायर करते हुए दावा किया है कि बिजली कंपनियों ने केवल आंकड़ों की कलाबाजी कर दरें बढ़ाने की मांग की है, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने के बजाय 10% तक कम हो सकते हैं। इसके लिए मेरे द्वारा आपत्ति भेजी गई है, जिसमें कि मेरे द्वारा उनको स्पष्ट किया गया है कि विद्युत कंपनियों ने जो 1537 करोड़ रुपए घाटा बता के 3.2% वृद्धि की बात की है वह पूर्णतः गलत है, तथा जो आयोग को दस्तावेज दिए गए हैं उन्हीं में हेराफेरी करके अति रंजित मांग की गई है। मेरे अनुसार मैंने जो उन्हें पूरा कैलकुलेशन किया है कि कंपनियों को 5121 करोड़ का फायदा होगा, जिससे कि टैरिफ 10% तक घट सकते हैं। और अब खबर रतलाम से, जहां सरवन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे जयस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जयस नेता कमलेश्वर डोडिया पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 30 नवंबर से जयस नेता फरार चल रहे थे। जयस नेता ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ये इनकी जो गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए कमलेश्वर को, तो ये फरार रहा और फरारी के दौरान इन्होंने अपना राजस्थान और मध्य प्रदेश तमाम जगह हमने टीमें बना के लगा रखी थी। इसी बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पे 3000 का इनाम भी घोषित किया था। उस दौरान हमारी टीमें जो है लगी हुई थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं लोगों के साथ में है और ये भागने की तैयारी में। उसी दौरान पुलिस के द्वारा दबिश देकर इनको पकड़ा गया है और पकड़कर पूछताछ के बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई तो गिरफ्तारी की है। पुलिस रिमांड लेके और उसका आगे की जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य होंगे वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। और अब खबर श्योपुर से है, जहां विजयपुर इलाके के जंगल से हथियारधारी 8 बदमाशों ने 3 चरवाहों का अपहरण कर लिया था। तीनों चरवाहों को देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दिन भर जंगल की खाक छानने के बाद भी पुलिस जंगल से खाली हाथ लौट आई। बदमाशों ने गंजनपुरा गांव से अपहृत गुड्डा के बेटे मल्लू को फोन किया है। तीनों को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। बदमाशों का फोन आने के बाद गंजनपुरा गांव के ग्रामीणों ने रात को पंचायत बुलाई, जिसमें फिरौती देने की बात पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि पुलिस के भरोसे रहेंगे तो बदमाश उनके लोगों की हत्या कर देंगे। गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत बालाघाट के उन गांवों में भी बिजली पहुंची जहां के सैकड़ों आदिवासी परिवारों को इसका इंतजार था। लेकिन वो बिजली भी क्या जिसके रहते रात अंधेरी हो, बिजली आए और चमक कर चली जाए। जब गांव में लग गए हों 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रांसफार्मर, लोगों के घरों तक पहुंच चुका हो बिजली का मीटर, तब तो बिजली का इंतजार खत्म ही समझा जाए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। बालाघाट जिले के वनग्राम खारा और पोल बत्तूर में रहने वाले करीब 150 आदिवासी परिवारों के लिए यह दिखावे की बिजली फजीहत बनी है। फजीहत हो भी क्यों ना, एक तो बिजली आती नहीं, आती है तो चमक कर चली जाती है। रात अंधेरी है लेकिन बिल पूरा है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिजली नहीं रहती, बिल आता है? आता है। कितना आता है? किसी के ऊपर 4000, किसी के ऊपर 5000 आता है भी। तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? दिए च नहीं, आपको 4000 पर जलाएंगे तो बिजली का बिल पटाएंगे, जलाते च नहीं तो कहाँ से बिल पटा देंगे। अभी जो है तो अभी यानी रात से तो जो गई है तो गई है, अभी कोई पता नहीं है। और अभी जो 2-4 दिन पहले जो थी तो उसमें अपने हमारे जो मोबाइल हैं वो भी चार्ज नहीं हो रहे थे। अच्छा, वोल्टेज नहीं रहता क्या? वोल्टेज तो बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, अब बिल कितना आता है आप लोगों को? बिल तो अभी की स्थिति में देखा जा रहा है तो यानी 3000 3,500 रुपये बिल आ रहा है। लेकिन ये बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग ये बिल नहीं दे रहे हैं। दर्जनों घरों में लगे बिजली के मीटर को अब भी इंतजार है कब उसमें करंट दौड़े और रोशन हो घर।
एक तो बिजली की किल्लत जो कभी कभी ही आती है तो वोल्टेज इतना कम कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाते। एक बिजली से कितनी समस्याएं, हर घर नल जल के लिए पाइप बिछ गए, लेकिन बिजली ही नहीं तो पानी की सप्लाई होगी कैसे? नतीजा कि गांव में पानी की समस्या है। इधर जब बिजली विभाग के इंजीनियर से सवाल हुआ कि बताइए समस्या क्या है, तो बोले क्या, ये सुन लीजिए। बिल एक जैसे इसलिए संभव है कि जब उनने कनेक्शन लिया, जब से बिल चुकाया होगा, एक साथ चुकाया होगा, फिर उसके बाद से फिर नहीं चुका रहे हैं, तो वो एक जैसे बिल दिखते हैं अपन को। और जो जिनके ज़्यादा बिल हैं, 1000 रुपये, 2000, 3000, ऐसे भी आपने बताया कि इतने बिल हैं, तो वो बिल चूँकि एक महीने का इतना नहीं है, एक महीने के बिल उनके 100 रुपये के आसपास ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और काफ़ी समय से बिल नहीं चुकाने के कारण वो स्थिति बनती है। सुना आपने, ग्रामीणों की शिकायत एक तरफ और इंजीनियर साहब की दलील एक तरफ। कह दिया ग्रामीणों ने बिल चुकाया नहीं होगा, इसके चलते इतना बिल आ रहा है। अब सवाल यह कि ग्रामीणों के सवाल का जवाब कौन देगा? कौन सुनिश्चित करेगा गांव में बिजली की आपूर्ति ठीक तरीके से हो? क्या होगा हजारों के उस बिल का जिसे चुका पाने में ग्रामीण असमर्थता जता रहे हैं? मूलभूत सुविधाओं की बाट जोते ग्रामीणों के जेहन में कई सवाल हैं जिनके जवाब का उन्हें अब भी इंतजार है। तो ऐसे में सवाल ये कि जवाब देगा कौन? न्यूज़ 18 के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी की रिपोर्ट। और इधर उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। महाकाल लोक इसे और दिव्य और भव्य बनाता है। यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये कि महाकाल मंदिर में पूजा से कोई नई परंपरा जुड़ी है। रिपोर्ट देखिए। आस्था का परम लोक महाकाल लोक। बाबा महाकाल के दर से भक्तों की आस्था तो ऐसे भी अगाध है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद दरबार से रिश्ते और अटूट होते जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर धाम में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं, मन्नत मांगते हैं। उनकी इस आस्था में एक अब नया अध्याय जुड़ चुका है। महाकाल लोक कैंपस के पास ही कुछ खाली जमीन है। वहां पत्थरों से बनाए गए इन घरौंदों को देख रहे हैं आप। यही है वो अध्याय जो आस्था की किताब से रोज जुड़ रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर यहाँ घरौंदे बनाएंगे तो उनके भी मनचाहे आशियाने बन सकेंगे। बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि सब आजकल सभी जगह बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे जाते लोग तो ये पत्थर के घर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनकी ये रहता है कि पुराने हम यहाँ पे अगर अपना घर बनाएंगे, जिस भी तरीके से अपना घर बनाएंगे तो हमारा भी उस तरीके से घर बन जाएगा। बड़े बड़े जैसे कि हाँ, अगर पत्थर यहाँ पे रख के हम अगर घर बनाना चाहेंगे तो हमारा घर भी इसी तरीके से बनेगा। खाली जमीन है, पत्थर पड़े हैं, और अगर लोगों की आस्था है तो बना लेने दीजिए पत्थरों से घर। पत्थर के टुकड़े ही सही, कलाकृतियां जैसी भी हों, देखेंगे तो आप भी कहेंगे तस्वीरें किसी म्यूजियम की हैं शायद। दरअसल जहां लोग घरौंदे बना रहे हैं वहां जल्द ही महाकाल लोक फेज 2 का काम शुरू होना है। लिहाजा प्रशासन ने अभी से ही आगाह कर दिया है, भावनाओं के ये घरौंदे हटाने होंगे। बात यह भी महत्वपूर्ण है कि महाकाल मंदिर की ऐसी कोई परंपरा भी नहीं है। देखिए, निर्गम के सामने जो पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर इस प्रकार की चीज हो रही है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि वो हमारा फेज 2 महाकाल का विस्तारीकरण जो है उसका पार्ट है, और सामने हम लोग लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। शिखर दर्शन प्रोजेक्ट भी हमारा आ रहा है, इमरजेंसी एंट्री एग्जिट भी वहां पर बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो स्पेस अभी पड़ा हुआ है वहां पर निर्माण कार्य होगा, तो जो भी वर्तमान में भूमि दिख रही है उसकी खुदाई सबसे पहले चालू होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगी, और ऐसी कोई महाकाल मंदिर की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा, कृपया ऐसा ना करें। वो विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट में शामिल है, वहां पर हमको जो भी आगे चीजें आवश्यक होंगी वो हमको करनी पड़ेगी। महाकालेश्वर मंदिर के पीछे महाकाल लोक में फेज 2 का काम होना है, और ये वो जगह है यहाँ पर जो काम होना है। इस पे
श्रद्धालुओं द्वारा जो है मकान बना दिए गए हैं, घर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसा करने से जो है उनकी जो मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं, तो इसलिए ऐसा जो इस तरीके से पत्थरों से उन्होंने घर बनाए हैं। पर उज्जैन कलेक्टर का साफ कहना है कि ये महाकाल मंदिर फेज 2 का जो है काम होना है, यहाँ पर श्रद्धालु ऐसा ना करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर फेज 2 का काम होना है महाकाल लोक का, और ये जगह उसमें उपयोग आएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब 25 सेकंड में खबर। कमलनाथ